नमस्कार। आज हम सब मिलकर छठी का उपहार, एक अधूरा सपना, कहानी के कुछ अंशों की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये अंश हमें आदित्य की दुनिया में ले जाते हैं। एक नौजवान इंजीनियर है जो शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और एक अजीब से खालीपन से जूझ रहा है। और इसी कश्मकश में वो अपने छोटे से कस्बे शांतिनगर लौट आया है। जी। हमारी आज की ये पड़ताल, या कहें कि बातचीत, इन्हीं अंशों में बुने हुए धागों को समझने की कोशिश करेगी। वो असंतोष जो अच्छी तनख्वाह के बावजूद महसूस होता है ना? बिल्कुल। सार्थकता की वो तलाश जो अक्सर हमें अपनी जड़ों की तरफ खींचती है, और बचपन के उन वादों को, उन सपनों को फिर से जीने की वो हसरत जो कभी धुंधली नहीं पड़ती। कहानी की शुरुआत ही काफी दिलचस्प है, नहीं? आदित्य, जिसके पास वो सब है जो एक कामयाब करियर के लिए चाहिए। हाँ, मतलब अच्छी नौकरी, डिग्री। हाँ बिल्कुल, फिर भी खुश नहीं है। और तभी उसके हाथ लगती है एक पुरानी तस्वीर, वो और उसके 5 जिगरी दोस्त, और एक कसम जो वक्त की धूल में कहीं खो गई थी। चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं। तो कहानी हमें बताती है कि आदित्य 5 साल बाद शांतिनगर लौटा है। 5 साल बाद? पर यह वापसी घर लौटने की खुशी से ज्यादा ऐसा लगता है जैसे एक तरह की अंदरूनी जरूरत, या शायद मजबूरी का नतीजा है। हाँ, एक बेचैनी। हाँ, इंजीनियरिंग की डिग्री है, शहर में अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में कुछ कमी सी खल रही है, एक खोखलापन सा। वो सुकून की तलाश में है शायद। जी। अपने घर की छत पर टहलते हुए जब वो सामने फैले हरे भरे खेतों को देखता है, लगता है जैसे वो शांति को ढूंढ रहा है जो शहर की भीड़ में कहीं गुम हो गई थी। ये स्थिति वाकई आज के दौर में बहुत से लोगों की कहानी से मिलती जुलती है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर सब कुछ बढ़िया लगता है, करियर है, पैसा है, लेकिन अंदर एक बेचैनी, एक असंतोष। वो सवाल कि क्या यही सब कुछ है, या क्या मैं वाकई खुश हूं? हाँ, ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता। सही। पैसे और बाहरी सफलता से ज्यादा जिंदगी में गहरे अर्थ और मायने की तलाश। यहाँ आदित्य का ये अंदरूनी संघर्ष साफ नजर आता है। और साथ ही उसकी माँ की चिंता भी अहम है। वो उसकी उदासी समझ नहीं पा रही हैं। उनके लिए तो बेटे की सुरक्षित नौकरी ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, वो पीढ़ी शायद ऐसी सोचती थी, सिक्योरिटी। बिल्कुल। ये 2 पीढ़ियों के बीच मूल्यों का, जिंदगी को देखने के नजरिए का एक स्वाभाविक टकराव भी दिखाता है, जो कई परिवारों में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी उधेड़बुन के बीच जब वो अपने पुराने कमरे की चीजें उलट पुलट रहा होता है, हाँ, तो उसे एक धूल भरे डब्बे में मिलती है वो तस्वीर, छठी क्लास की, ब्लैक एंड व्हाइट। ओह। 6 दोस्त, कंधों पर हाथ रखे, आंखों में सपने लिए, जैसे दुनिया जीत लेने का इरादा हो। और उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा भी है, एक कसम। यहीं से कहानी जैसे एक नई करवट लेती है। हाँ, ये तस्वीर, ये महज कागज का टुकड़ा या एक भूली हुई याद नहीं है। ये एक चिंगारी का काम करती है। एक कैटलिस्ट है ना? एग्जैक्टली, एक उत्प्रेरक है। ये सिर्फ दोस्तों के चेहरे याद नहीं दिलाती, बल्कि उस एहसास को, उस जुनून को, उस वादे को जिंदा कर देती है जो शायद सालों से सुलग रहा था अंदर ही अंदर। ये तस्वीर अतीत के उन रिश्तों और भविष्य की एक अनदेखी संभावना के बीच एक पुल बन जाती है। ये उस बदलाव की इच्छा का प्रतीक है जो आदित्य के अंदर शायद पहले से मौजूद थी, और अब उसे एक चेहरा, एक मकसद मिल गया है। ये महज याद नहीं, ये एक पुकार है। और इस पुकार पर वो चल पड़ता है अपने खोए हुए दोस्तों को ढूंढने। हाँ। राहुल, नीरज, विशाल, प्रतीक और अनमोल। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। पुरानी डायरी के नंबर कहाँ ढूंढा होगा, सोशल मीडिया की प्रोफाइल खंगालना, कॉमन दोस्तों से पूछना, एक तरह की जासूसी ही समझ लीजिए। सही। सबसे पहले संपर्क होता है राहुल से। वो हैदराबाद में है, एक बड़ी आईटी कंपनी में। अच्छा। राहुल, जो बचपन में ग्रुप का सबसे शरारती और बिंदास लड़का था, वो फोन पर आदित्य की बात सुनते ही जैसे उछल पड़ता है। कहता है, यार तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी इस 9 से 5 की रूटीन से पक गया हूं। बस बता करना क्या है, मैं तैयार हूं। अरे वाह। ये पहली हाँ आदित्य के लिए कितना बड़ा हौसला बनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक उम्मीद जगती है। लेकिन अगला नंबर नीरज का है। वो अहमदाबाद में है, और वो बिल्कुल अलग मिट्टी का बना लगता है। अच्छा। बचपन में भी संजीदा था, अब और ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। होता है। वो आदित्य का आइडिया सुनकर पहले तो हिचकिचाता है। कहता है, आदित्य यार ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ, ये सवाल तो आते ही है मन में। बिल्कुल। कहता है, मेरी अच्छी नौकरी है, घर की जिम्मेदारियां हैं, शादी की प्लानिंग चल रही है, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूं? वैलिड पॉइंटर्स के नजरिए से।
हाँ है तो। आदित्य उसे समझाता है, बहस होती है। वो कहता है भाई अभी तो सिर्फ मिलना है, बात करनी है, आगे देखेंगे। शायद आदित्य की बातों में वो पुरानी दोस्ती का वास्ता, या फिर नीरज के दिल के किसी कोने में दबी अपनी कोई ख्वाहिश। कुछ तो होगा। वजह जो भी हो, नीरज काफी सोच विचार के बाद मिलने के लिए मान तो जाता है, पर उसकी आवाज में शक और हिचकिचाहट साफ महसूस होती है। मतलब आधा मन है अभी। हाँ बिल्कुल। फिर बारी आती है विशाल की। उसे ढूंढने में थोड़ी मशक्कत होती है, पर लिंक्डइन के जरिए पता चलता है कि वो दुबई में है, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अच्छा, दुबई में? और किस्मत देखिए, वो अगले ही हफ्ते किसी काम से भारत आ रहा है। क्या बात है। विशाल फोन पर बेहद उत्साहित लगता है। कहता है दुबई की चमक दमक ठीक है यार, पर अब बोरियत होने लगी है। मैं तो बस ऐसी किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा था। उसका जोश राहुल जैसा ही है। हाँ अच्छा, तो 2 लोग तो एकदम तैयार। हाँ, 2 तो पक्के। प्रतीक का पता लगाना सबसे मुश्किल साबित होता है। ओह। जब आखिरकार उससे बात होती है तो पता चलता है वो दिल्ली में है। और काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्या हुआ? नौकरी चली गई है, हम्म, आवाज में थकान है, एक गहरी निराशा है। वो दोस्तों से मिलने का वादा तो करता है, लेकिन उसके आवाज की अनिश्चितता एक अलग ही कहानी कहती है। ये चिंता की बात है। हाँ। और आखिर में अनमोल, ग्रुप का सबसे शांत, शर्मीला और शायद सबसे संवेदनशील दोस्त, जी। वो पास के ही एक छोटे से शहर में स्कूल टीचर है। अच्छा। आदित्य का फोन आते ही वो खुशी से भर जाता है, जैसे बरसों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। अच्छा। वो बिना किसी सवाल के तुरंत आने को तैयार हो जाता है। कमाल है। तो यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हर दोस्त की प्रतिक्रिया कितनी अलग है ना? बिल्कुल अलग। ये सिर्फ उनकी मौजूदा परिस्थितियों को ही नहीं दिखाता, बल्कि शायद उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन के अनुभवों और संतुष्टि के स्तर को भी दर्शाता है। राहुल और विशाल का तुरंत तैयार हो जाना शायद उनकी मौजूदा जिंदगी से एक तरह का पलायन भी हो सकता है, या फिर वाकई एक नए रोमांच की तलाश हो सकता है। नीरज की हिचकिचाहट सिर्फ व्यावहारिकता नहीं, बल्कि शायद असफलता का डर या बनी बनाई जिंदगी को छोड़ने का जोखिम न उठा पाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। ये भी मुमकिन है। प्रतीक की स्थिति हमें याद दिलाती है कि सपनों के पीछे भागने की बात करना तब और मुश्किल हो जाता है जब असल जिंदगी की जरूरत ही पूरी ना हो रही हो। सही कहा। और अनमोल की सहज स्वीकृति, शायद वो अब भी उन पुराने आदर्शों के सबसे करीब है। ये विविधता ही इस ग्रुप की ताकत भी बन सकती है, और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। हाँ ये तो है। सवाल ये उठता है कि क्या ये अलग अलग दिशाओं में जा रही जिंदगियां एक साझा लक्ष्य के लिए एक साथ आ पाएंगी? क्या ये उम्मीदें और डर आपस में टकराएंगे नहीं? ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। खैर, आदित्य की मेहनत रंग लाती है। तय तारीख पर 5 दोस्त शांतिनगर पहुंच जाते हैं, आदित्य के घर। आगे सब सालों बाद का ये मिलन घर में जैसे बरसों बाद रौनक लौटी है। थोड़ी झिझक, थोड़ी औपचारिकता शुरू में रहती है, लेकिन फिर पुराने किस्से, हंसी मजाक शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो बर्फ पिघलने लगती है धीरे धीरे। हाँ, राहुल अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आता है। नीरज भी धीरे धीरे घुल मिल जाता है। विशाल दुबई से सबके लिए तोहफे लाया है। अनमोल की आंखों में खास चमक है। बस प्रतीक थोड़ा चुपचाप है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं, लेकिन दोस्तों के बीच आकर शायद उसे भी थोड़ी राहत महसूस होती है। माहौल थोड़ा हल्का हुआ होगा उसके लिए भी। हाँ, आदित्य की मां ने सबके लिए ढेर सारा खाना बनाया है। खाने की मेज पर बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। वाह। राहुल स्कूल बंक करके पिक्चर देखने जाने वाला किस्सा छेड़ता है और सब ठहाके लगाकर हंसते हैं। माहौल एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन इसी हंसी ठहाके के बीच जब विशाल उस फिल्म के हीरो का डायलॉग याद दिलाता है, इंसान को अपने सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, ओह, तो एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। हाँ, और तभी प्रतीक, जो अब तक चुप था, धीरे से कहता है, और देखो आज हम सब कहाँ हैं, अपने सपनों से कोसों दूर। उफ। ये एक छोटा सा पल, ये एक वाक्य अचानक माहौल को बदल देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो खोखलापन, वो असंतोष सिर्फ आदित्य की कहानी नहीं थी। कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में ये सभी दोस्त उसे महसूस कर रहे थे। सब के सब। शायद यही वो साझा जमीन है, वो कॉमन दर्द है जो उन्हें इतने सालों बाद फिर से एक साथ खींच लाया है। ये सिर्फ पुरानी दोस्ती नहीं, बल्कि एक साझा तलाश भी है। और इसी पल को शायद आदित्य सबसे सही समझता है अपना इरादा जाहिर करने के लिए। अच्छा, यहीं पर? हाँ, वो सबको वो छठी वाली तस्वीर याद दिलाता है, वो कसम याद दिलाता है जो उन्होंने साथ मिलकर कुछ बड़ा करने के लिए खाई थी।
वो पूछता है कि क्या वो आज अपनी जिंदगी से सच में खुश हैं। मुश्किल सवाल। फिर एक एक करके सब अपने दिल की बात कहते हैं। राहुल कहता है कि वो अपनी रूटीन से ऊब चुका है। अनमोल का सपना हमेशा से एक अच्छा स्कूल खोलने का था। नीरज कॉर्पोरेट कल्चर से तंग आ चुका है। विशाल को विदेश की जिंदगी रास नहीं आ रही। और प्रतीक तो अपनी मुश्किलों से जूझ ही रहा है। तो सबके मन में कुछ ना कुछ था। बिल्कुल। यहीं पर आदित्य अपना मास्टर प्लान सामने रखता है। ओके। वो कहता है, क्यों ना हम सब मिलकर यहीं अपने शहर शांतिनगर में एक ऐसा सेंटर खोलें जो सिर्फ स्कूल ना हो बल्कि एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट हब हो। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट हब अच्छा आइडिया है। हाँ, जहां बच्चों को आज के ज़माने की तालीम मिले और नौजवानों को हुनर सिखाया जाए ताकि उन्हें यहीं काम मिल सके। वो सबकी काबिलियत को जोड़ता है। नीरज फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग देखेगा। ठीक है। विशाल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर संभालेगा। लॉजिकल है। अनमोल टीचिंग और करिकुलम डिजाइन करेगा। परफेक्ट। राहुल टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म संभालेगा। हम्म। प्रतीक कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और लोकल लाइजनिंग में मदद करेगा। अच्छा। और आदित्य खुद ओवरऑल मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन देखेगा। तो सबके लिए एक रोल है। हाँ, ये सिर्फ एक भावुक सपना नहीं लगता बल्कि एक सोची समझी योजना की तरह पेश किया जाता है। सवाल ये है कि क्या ये योजना जमीन पर उतर पाएगी? ये वाकई एक बड़ा मोड़ है कहानी में। व्यक्तिगत निराशा और असंतोष को एक सामूहिक, सकारात्मक और रचनात्मक दिशा देने की कोशिश। जी। इसमें सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं है बल्कि एक तार्किक संरचना भी दिख रही है। हर किसी की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने का विचार इसे सिर्फ एक हवाई सपने से ज्यादा एक संभावित उद्यम, एक वेंचर का आकार देता है। सही। और शांतिनगर जैसे छोटे कस्बे के लिए इस तरह का सेंटर, ये अपने आप में एक बड़ा विचार है जो शायद वहां की जरूरत भी हो। बिल्कुल। सबके चेहरों पर एक नई उम्मीद, एक नया जोश दिखाई देता है। लेकिन साथ ही इस बड़े सपने को हकीकत बनाने के रास्ते में आने वाली अनगिनत चुनौतियों का एहसास भी कहीं ना कहीं मन में कौंधने लगता है। हाँ, वो डर भी रहता है। ये उम्मीद और आशंका का एक मिला जुला नाजुक लम्हा है। और जैसे कि अक्सर होता है, ये चुनौतियां ज्यादा देर इंतजार नहीं कराती, आए जाती हैं। शुरुआती जोश और प्लानिंग का दौर जल्द ही असलियत की जमीन से टकराना शुरू कर देता है। अगले कुछ दिन बड़ी गहमा गहमी में बीतते हैं। आदित्य के घर का एक कमरा उनका वॉर रूम या कहीं के अस्थायी ऑफिस बन जाता है। हाँ। लैपटॉप्स खुल जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पर प्लानिंग होती है, कागज फैल जाते हैं। नीरज बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा है, विशाल जमीन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का अनुमान लगा रहा है। सब अपने अपने काम में लग गए। हाँ, राहुल वेबसाइट का ढांचा तैयार कर रहा है। अनमोल कोर्स कंटेंट पर रिसर्च कर रहा है। प्रतीक लोकल कॉन्टैक्ट्स और परमिशंस की जानकारी जुटा रहा है। और आदित्य सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। टीम वर्क। लेकिन पहली और सबसे बड़ी दीवार सामने आती है, पैसा, फंडिंग। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है अक्सर। सबकी सेविंग्स मिलाने के बाद भी जो रकम चाहिए वो काफी ज्यादा है। बैंक लोन एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए चाहिए गारंटी, कोलैटरल। हाँ, कुछ गिरवी रखने के लिए। बिल्कुल। कुछ ऐसा जिसे गिरवी रखा जा सके। यहीं पर विशाल एक बड़ा कदम उठाने का प्रस्ताव रखता है। क्या? वो दुबई में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने को तैयार हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, बहुत बड़ा। और यहाँ आदित्य तुरंत मना कर देता है। मना कर देता है? क्यों? वो कहता है कि ये जोखिम बहुत बड़ा है और वो सारा बोझ किसी एक दोस्त पर नहीं डाल सकता। ये टीम के प्रति उसकी जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि बिना बड़े जोखिम उठाए क्या इतने बड़े सपने पूरे हो सकते हैं? सही बात है। कोलैटरल का मतलब ही है कि बैंक को लोन की रकम वापस मिलने का भरोसा दिलाने के लिए कोई मूल्यवान चीज जैसे प्रॉपर्टी जमानत के तौर पर देनी पड़ती है। आदित्य का इनकार नेकनियत हो सकता है, पर इससे फंड की समस्या हल नहीं होती। वो तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। बिल्कुल, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। दूसरी बड़ी मुश्किल आती है सही जगह को लेकर, लोकेशन। अच्छा। शांतिनगर में एक पुरानी, बरसों से बंद पड़ी स्कूल की इमारत है। लोकेशन बढ़िया है, साइज भी ठीक है, उनके आइडिया के लिए एकदम परफेक्ट लगती है। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर पता चलता है कि इमारत की हालत बहुत खस्ता है। मरम्मत में ही काफी पैसा लगेगा। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि उस पर कुछ कानूनी पचड़े हैं। मालिकाना हक को लेकर कुछ विवाद है। अरे यार। प्रतीक, जो यही सब पता कर रहा था, बताता है कि इस बिल्डिंग को हासिल करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इसमें काफी वक्त और पैसा लग सकता है और नतीजा भी अनिश्चित है। उफ, तो मतलब एक के बाद एक मुश्किलें।
यहीं पर असलियत अपना रंग दिखाना शुरू करती है। हाँ, रियलिटी चेक। सपने कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, जमीनी हकीकतें अक्सर बहुत कठोर होती हैं। फंडिंग की अनिश्चितता और लोकेशन का मसला, ये दो ऐसी बुनियादी बाधाएं हैं जो किसी भी नए प्रोजेक्ट की कमर तोड़ सकती हैं। बिल्कुल। और इसका असर टीम के मनोबल पर पड़ना लाजमी है। नीरज, जिसकी हिचकिचाहट पहले से ही जाहिर थी, हाँ, वो तो पहली डाउट में था, अब और मुखर हो जाता है। वो कहता है, मैंने पहले ही कहा था, ये सब इतना आसान नहीं है, शायद हमें और सोचना चाहिए था। ये सिर्फ नीरज की आवाज नहीं, बल्कि शायद उस डर की आवाज है जो अब बाकी सबके मन में भी धीरे धीरे घर करने लगा है। हाँ, डाउट आने लगते हैं। कैसे शुरुआती उत्साह और संकल्प व्यवहारिक मुश्किलों के सामने फीका पड़ने लगता है, ये देखना दिलचस्प भी है और थोड़ा चिंताजनक भी। टीम के अंदर मतभेद उभरने लगते हैं। कहानी के ये अंश हमें ठीक इसी नाजुक मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं। सब दोस्त आदित्य के घर में बैठे हैं, चेहरों पर थकान है, आंखों में सवालों की छाया है। माहौल भारी हो गया होगा। हाँ, शुरुआती जोश ठंडा पड़ चुका है, मुश्किलें पहाड़ जैसी लग रही हैं, और तभी हम देखते हैं कि आदित्य चुपचाप उठता है और उस पुराने डब्बे से फिर वही छठी क्लास वाली तस्वीर निकालता है। फिर से वही तस्वीर? हाँ, वो तस्वीर लाकर सबके सामने रख देता है। शायद वो उन्हें उनकी कसम याद दिलाना चाहता है, उस पहले दिन का जज्बा याद दिलाना चाहता है, वो वजह याद दिलाना चाहता है जिसके लिए वो सब यहां इकट्ठा हुए थे। एक कोशिश मनोबल बढ़ाने की। हाँ, तो इन अंशों के जरिए हमने देखा कि कैसे शहर की भागदौड़ और अंदरूनी खालीपन से उपजा असंतोष आदित्य को वापस अपनी जड़ों की ओर लाता है। जी। कैसे एक भूली हुई तस्वीर और एक बचपन का वादा सालों बाद बिखरे दोस्तों को फिर से मिलाता है एक साझा सपना बुनने के लिए। हाँ, वो जुड़ाव। और फिर कैसे उस सपने को जमीन पर उतारने की कोशिश में शुरुआती उत्साह का सामना असल दुनिया की ठोस व्यवहारिक चुनौतियों से होता है। बिल्कुल, ये कहानी कई जरूरी बातों को छूती है। एक सुरक्षित, जानी पहचानी जिंदगी और मन की सच्ची खुशी या सार्थकता के बीच का चुनाव। दोस्ती की ताकत जो सालों बाद भी लोगों को जोड़ सकती है, साझा सपनों का आकर्षण। लेकिन साथ ही ये बहुत यथार्थवादी तरीके से ये भी दिखाती है कि बड़े लक्ष्य सिर्फ जुनून से हासिल नहीं होते। उनके रास्ते में पैसे की कमी, सही मौके की तलाश, टीम के अंदरूनी मतभेद और निराशा के पल आना, ये सब स्वाभाविक है। बिल्कुल। ये सफर शायद सीधा और आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। ये अंश हमें एक बहुत ही अहम पड़ाव पर छोड़ते हैं। पैसा नहीं है, जगह तय नहीं है, टीम का विश्वास डगमगा रहा है। हाँ, एक चौराहे पर। हाँ, यहां से आगे क्या होगा ये तो कहानी के अगले हिस्से बताएंगे। लेकिन एक सवाल जरूर मन में उठता है, क्या ये दोस्त अपने उस मासूम बचपन के वादे को आज की इन जटिल सच्चाइयों, अपनी अपनी जिम्मेदारियों और शायद अपने अंदरूनी डर के साथ कैसे संतुलित कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे उनके सामने कौन सी अनदेखी लड़ाइयां इंतजार कर रही होंगी, बाहर की दुनिया से और खुद अपने भीतर से, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी यहीं पर।